ठीक है। एनफोर्समेंट स्ट्रेटजी मीन्स इसको जो भी पॉइंट इस तरह किए गए हैं, जो टेररिस्ट एलिमेंट्स आइडेंटिफाई हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन होगा, ये कहलाता है। इधर लॉ एनफोर्समेंट इसको एनफोर्स करेगी, इंश्योर करेगी कि ये एरिया क्लीन हो। क्या कह रहे हैं, सॉरी? जी जी, देखिए मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। मैं आपको जैसे बताऊं कि हर चीज़ डिपेंड करती है। जैसे वंस अ डिक्लेयर्ड टेररिस्ट, अगली दफ़ा फ्रीडम फाइटर होता है। लास्ट टाइम का फ्रीडम फाइटर वो टेररिस्ट बन गया। अगर आप 80s में उस वक्त की अमेरिकन पॉलिसीज़ देखें तो जो जितने भी एलिमेंट जिनको टेररिस्ट लेबल हुए थे, उससे पहले फ्रीडम फाइटर लेबल थे। ठीक है ना, सही है। तो टाइम जब चेंज होता है, प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं, तो उसके बाद मुख्तलिफ लेबल करता है इसको कि दोबारा गलती ना हो। मतलब ये इस वक्त के आज के दौर में जो कि एवरीथिंग इज़ ग्लोबल, मुमकिन नहीं है कि हम अभी किसी भी चीज़ को हतमी कहते हैं। फाइनल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमेशा ये लिखिएगा जो अल्फाज बैलेंस्ड हो। ठीक है, किसी एक तरफ मत लिखिएगा। यहाँ पर जो भी आप ओपिनियन दे रहे होते हैं अपनी, इस ओपिनियन में हमेशा याद रखें, एक तो बैलेंस आपकी ओपिनियन होनी चाहिए। किसी एक तरफ आपका किसी भी तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप बीइंग एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर आप लिखते हैं अपनी बात को। ठीक है, ये नेक्स्ट आएगा, इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। इसमें क्या करते हैं हम कि जो यूथ हैं उसके लिए एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, आप देखें कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान में मुख्तलिफ़ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कैडेट कॉलेज खोले गए। ठीक है, रज़मक। उसके अलावा मुख्तलिफ़ स्कूल्स ऑपरेशनल किए गए। नंबर 3, वहाँ के लोगों को रोज़गार देने के लिए मुख्तलिफ़ जो है NGO ने वहाँ पे वर्क किया है, जिसमें उनको इंगेज कर रहे हैं नौजवानों को, ताकि वो इस तरफ जो मैनेस है वहाँ पे टेररिज्म का, उसकी तरफ राग़िब ना हो सकें। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद क्या कर सकते हैं? इसके बाद जो दूसरी स्ट्रेटजी हमारे पास क्या है कि अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे दूसरे हैं, मतलब हमने जो इंटरनल और एक्सटर्नल हमने जो थ्रेट्स की बात की थी, उसके हवाले से अब हम उसके हवाले रिकमेंडेशन देंगे कि हम क्या कर सकते हैं, मतलब क्या होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और याद रखें, एक है सेल्फ रेफरेंस क्राइटेरिया। ये नहीं हो सकता मतलब कि मैं ये कर रहा हूँ तो अगला भी वही करेगा। हर जगह के लिए, हर जोग्राफिया के लिए, हर ओपिनियन, हर इलाके के लिए और हर एथनिसिटी के लिए डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं। ठीक है, जैसे ब्रिटिश में दौर में, जो ब्रिटिश इंडिया था, तो उस वक्त गोरों ने 2 पर रखी थी, बलूच और पश्तून को काउंटर करने के लिए जो स्ट्रेटजी थी उनका क्या था, क्रिएट ऑनर फॉर बलूच। इसको इज्जत दीजिए कि जी बड़े साहब आ गए, जी सरदार साहब आ गए, ठीक है, वो ही विल बी हैप्पी। और क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पठान, इनको अपॉर्चुनिटी दो कि यहाँ जंग पे चलो, ये ख़जाना मिलेगा, वो मिलेगा, माल गनीमत मिलेगी। आप देखें हर जगह ये शामिल थे। तो ये 2 स्ट्रेटजी से उसने दोनों को कंट्रोल करके रखा। ऐसा नहीं हो सकता था कि जो बलोच की स्ट्रेटजी है वो वहाँ अप्लाई करते हैं पश्तून बेल्ट में, और जो पश्तून की स्ट्रेटजी है बलूच बेल्ट में नहीं चलती। ठीक है ना। तो ये हर जगह का डिफरेंट सिनेरियो होता है कि आपको उसको देख के एरिया के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से वर्क करना होता है। ठीक है।
अब दूसरी अगर रिकमेंडेशन क्या देंगे कि पाकिस्तान में जैसे कि बलूचिस्तान है, वहाँ एक मसला है। दूसरी है PTM यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, जो कि आमतौर पे कह रहे हैं कि जी फॉरेन एलिमेंट्स, फॉरेन फंडेड एलिमेंट्स इसको कर रहे हैं एनकरेज। इससे काउंटर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो रिकमेंडेशन टू काउंटर एथनिक टेंशंस, ठीक है। इसके लिए हमारी क्या रिकमेंडेशन हो सकती हैं? रिकमेंडेशन टू इम्प्रूव इकोनॉमी हमारी क्या हो सकती है? ठीक है, ये स्ट्रेटजीज हो सकती हैं हमारी, ठीक है। अच्छा, हमारी स्टेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी कैपेसिटी को बिल्डअप करने के लिए हमारे पास क्या रिकमेंडेशन हो सकती है? इस पॉइंट, ये पॉइंट्स हैं जो कि हमारी सिक्योरिटी के हिसाब से, ये अब समझ लें ये पूरा मजमून जब आप लिखेंगे, आई होप सो कि अगर आपने लिखा है इसको कुछ इसमें एडिशन अपने हिसाब से भी करी कुछ रिसर्च करने के बाद, तो इट विल क्रॉस 3000 वर्ड्स, क्योंकि इसमें इतना है कि आप लिखते जाएंगे और वो आपको रैप अप करना मुश्किल होगा। तो गालिब का एक शेर है ना, आते हैं गैब से ये मज़ामीन ख़याल में, गालिब आते हैं गैब से ये मज़ामीन ख़याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। पहला तो समझ गए होंगे आप लोग, दूसरा वाला नहीं समझे होंगे। ये क्या है? शरीर खामा। शरीर कहते हैं सरसराहट को। जब कलम, आप पहले पुराने ज़माने में जो कलम होता था उसको जब कागज़ पे या तख्ती पे लिखते थे तो एक आवाज़ आती थी लिखने की, सही है, उसे कहते हैं शरीर खामा। खामा कहते हैं कलम को, शरीर कहते हैं सरसराहट को, खामा कहते हैं कलम को, नवा कहते हैं आवाज़ को, और सरोश कहते हैं फरिश्ते को। शरीर खामा नवाए सरोश है, मीन्स मेरे जो कलम की सरसराहट है वो फरिश्तों की आवाज़ है। जो आप लिखना शुरू करेंगे विद योर स्टडी, ठीक है ना, तो क्या है, आपके पास मुख्तलिफ आपके ख़यालात, अल्फाज आपको मिलते चले आएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपने होमवर्क किया हो। ये नहीं कि यहाँ से निशस्तन गुफ्तन बर्खास्तन बैठे, पढ़ा सुना चले गए, नॉट एट ऑल। देखिए, आप यहाँ पर टाइम लगाकर आ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, स्टडी करना चाह रहे हैं, इफ़ यू आर कीन एंड इंटरेस्टेड, तो आप समझ लें 10%, 5 to 10% गाइडेंस है, 90% आपकी अपनी मेहनत है, ठीक है ना। आपको गाइड कर सकते हैं, आउटलाइन बता सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन स्पून फीड नहीं कर सकते, क्योंकि यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू। इफ़ यू वांट स्पून फीडिंग तो यू शुडंट अप्लाई, यू शुडंट सिट इन CSS एग्ज़ाम, ठीक है ना। आपने अब क्या करना है, इसको सबसे पहले एक आउटलाइन बनानी है इकोनॉमी की, इकोनॉमिक क्राइसिस। ये अच्छा, सिक्योरिटी पे आप लिख कर बाय ट्यूसडे यहाँ जमा कराएंगे इधर, जी ट्यूसडे को जमा कराएंगे, मैं पिक कर लूँगा, देख लूँगा क्या है, नहीं तो मैं अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ आपको, आप ईमेल पे सेंड कर दें, ठीक है। मैं चेक करूँगा, आई वांट टू सी कि आप में कितना स्टडी किया है, कितना एब्जॉर्व किया और क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस 3000 वर्ड। एक तो सिक्योरिटी पे लिखेंगे आप, इकोनॉमिक क्राइसिस पे देखें, दोनों लिखने हैं आपको। ये तो मैंने बता दिया सिक्योरिटी का। अच्छा, यहाँ पे मेरे ख्याल CSS ग्रुप पे शेयर भी हुआ था उसके आउटलाइंस, ठीक है ना। वो आउटलाइन देखें, उसमें एक दो चीज़ें और ऐड कीजिएगा। उसमें लिखा है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है ना। एक और चीज़ होती है हैप्पीनेस इंडेक्स। ये क्या होता है? देखें, अगर आप सारे पैरामीटर इकनॉमी के देखेंगे तो जापान बहुत तरक्की याफ्ता है, स्वीडन, नॉर्वे बहुत तरक्की याफ्ता है, लेकिन सुइसाइड के रेट वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्या वजह है? सब चीज़ें तो उनके पास मौजूद हैं, जॉब्स हैं उनके पास, सोशल सिक्योरिटी है उनके पास,
सही है, सारे जो दूसरे जितने भी पैरामीटर्स डेवलपमेंट के हैं वो सारे मीट करते हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ पे सुइसाइड रेट क्यों ज़्यादा है? हैप्पीनेस इंडेक्स वहाँ क्या शॉर्ट है, क्या वजूहात है? ये आप इसको थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लोर कीजिएगा, ठीक है। तीसरी चीज़, अब्राहम मैस्लो का नाम किसने सुना है? अब्राहम मैस्लो, मैस्लो थ्योरी ऑफ नीड हायरार्की। हर जगह अप्लाई होती है, नॉट ओनली बिजनेस, एवरीवेयर, ठीक है। इसकी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेट है वो क्या है? हाँ है तो सबसे टॉप पे, लेकिन क्या है? बिल्कुल सही। जैसे एक ज़माने में एक प्रोग्राम आता था, आंगन आंगन तारे, बच्चों का प्रोग्राम होता था, अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो उसमें आएगा। उसमें एक दफ़ा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब मौजूद थे, बच्चों का प्रोग्राम, और वो एट दैट टाइम द फादर ऑफ द पाकिस्तान एटॉमिक बॉम्ब, और वो ही वाज न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ही वाज वेरी प्रोमिनेंट एट दैट टाइम एंड स्टिल ही इज़ अ प्रोमिनेंट गाय, ऑल्दो ही इज नॉट इन दिस वर्ल्ड एनीमोर, बट he is famous still. He was sitting among children, ठीक है। अगर आप उसको कोई हर्ज नहीं, उससे बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो उस प्रोग्राम में भी चले गए। लेकिन अगर आप उसी प्रोग्राम में किसी लोकल जो लीडर होता है उसको भी बुला लेते हैं तो वो नहीं आता, कि नहीं बच्चों के प्रोग्राम में मैं क्यों जाऊँगा, मैं तो किसी टॉक शो में जाऊँगा। वजह कि नहीं मेरे तो इज़्ज़त कम हो जाएगी इसमें, मुझे तो लोग कहेंगे मैं तो लो क्वालिटी का बन जाऊँगा, ठीक है ना, सेकंड ग्रेड हो जाऊँगा। लेकिन डॉक्टर साहब को इस चीज़ की परवाह नहीं थी। उनकी प्रोग्राम में जाने की वजह से उनकी इज्जत नहीं, बल्कि उनके जाने की वजह से प्रोग्राम में की इज्जत होगी। तो द थिंग इज दैट वो कहलाती है स्टेट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है ना। अब ये सेल्फ, इसको आमतौर पे हमारे यहाँ जैसे कहते हैं फुकरा की ज़बान, जैसे सूफ़ी हैं, दरवेश, मतलब उनको इन सब न दौलत, न पैसे, न इन सब चीज़ों की, न किसी और चीज़ की, खाने की, किसी की परवाह नहीं। वो अपनी जगह रहते हैं, वो अपने दुनिया में रहते हैं। दैट्स एन स्टेट इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद आगाही। इसके बारे में आप लिखिएगा इसमें। आप में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, काउंटर करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। जो आर्गूमेंट आप दे रहे हैं, जो थीसिस दे रहे हैं, उसको काउंटर नैरेटिव आपको आना चाहिए। आप जो आमतौर पे प्रिवेलेंट यहाँ पे इस वक्त सोच है, उसके हवाले से आप क्या अनदर पॉइंट ऐसा रखते हैं वैलिड कि जो उसको काउंटर कर सके। काउंटर नैरेटिव आपका क्या हो सकता है, आप चैलेंज कैसे कर सकते हैं? मतलब हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं तो कैसे करते हैं? 5 सेंसेस, 6 सेंस, सही है। पहले क्या होता है? परसेप्शन, सेंसेशन, फिर कंसेप्शन, फिर उसका हम तस्वीर बनाते हैं, कैसा होगा वैसा होगा। लेकिन अगर आपके सेंसुअली आप अगर उसको आप परसीव ना कर सकें तो फिर क्या करेंगे? मसलन यानी आपको चैलेंज करने के मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक लें हॉट पॉट लें, इसमें हॉट वाटर लें, दूसरे पॉट में लें कोल्ड वाटर, एक में लें, फिर तीसरे में लें ल्यूक वार्म वाटर, मतलब ना गर्म ना ठंडा। अपनी 1 फिंगर उसमें डिप करें कोल्ड में, अनदर में करें आप दूसरे हॉट में। अब वो फिंगर आपको जिसमें कोल्ड में आप रखेंगे आप कोल्ड फील करेंगे, जिसमें हॉट में रखेंगे वो आप हॉट फील करेंगे। लेकिन जब आप ल्यूक वार्म वाटर में उसको डालेंगे तो जिसको आप हॉट फील कर रहे थे वो कोल्ड फील करेंगे, जिसको कोल्ड फील कर रहे थे उसको हॉट फील करेंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो गया। लेकिन परसेप्शन तो आपके जो सेंसेशन है वो तो माइंड में है। फिर क्या मसला है कि डाटा चेंज कैसे हो गया, मतलब वो कैसे उसके चीज़ चेंज हो गई, इसका रिजल्ट कैसे चेंज आ रहा है?
रेफरेंस जो चेंज हुआ आपको इसी तरह काउंटर करना आना चाहिए। एनवायरनमेंट चेंज करें, रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना। आपको ये चीज़ें मतलब बताने का मकसद ये है कि जो भी हमारे यहाँ एक्लेसियास्टिकल में कहते हैं, जो एक्लेसियास्टिकल एक सर्कल है, वो कहता है देयर इज़ नथिंग न्यू अंडर द सन। इस दुनिया में जो भी हो रहा है कोई नया नहीं हो रहा, सब पुराना ट्राइड एंड टेस्टेड है। क्योंकि हम एक लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं तो भी ऑब्जर्व इट फॉर अ लिमिटेड टाइम, ठीक है, लेकिन ये चीज़ हो चुकी होती है। अब जैसे कि फर्ज करें, एक आप इसमें ये लिखेंगे कि क्या है, एक बुक है ग्लोबल रिफ्ट, इकोनॉमी के हवाले से ये बहुत बेहतरीन किताब है, लेकिन आउट ऑफ प्रिंट है, आपको ऑनलाइन वर्जन PDF में मिल जाएगा। ठीक है, यह LS स्टारविनोस, ये ग्रीक कैनेडियन बॉर्न ऑथर है। और इसके बुक का नाम ग्लोबल रिफ्ट, RIFT। ये ग्लोबल रिफ्ट आप पढ़ेंगे तो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फ़र्क नज़र आएगा। ठीक है, आपको मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ में आएंगे। LS स्टारविनोस। इकोनॉमिक क्राइसिस से कोई मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ज़रा मुझे ब्रीफिंग दें, कोई इसके कोई आपके बारे में, आपके जहन में जो भी हो, पॉइंट्स लिखें यहाँ पे। इकोनॉमिक क्राइसिस, एनीवन? आउटलाइन बनाए ना, आउटलाइन यहाँ पे। इकोनॉमिक क्राइसिस जो पाकिस्तान में देखें, जो पाकिस्तान में क्या दुनिया में ही है सब, तो इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस की जो थीम है वो आपको बतानी है कि इकोनॉमिक क्राइसिस है क्या। इंट्रोडक्शन एक यहाँ ऑलरेडी आप हैं अगर ग्रुप में एडेड है, कोई मैडम है, आई डोंट नो उनका नेम, लेकिन उन्होंने एक थीम लिखी है पूरी, जिसका आई थिंक शी अटेम्प्टेड इन CSS एग्ज़ाम, तो वो आप लें, उसके बारे में डिटेल और थोड़ा सा इसकी ब्रीफ करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। निकालें। जी अच्छा, चलें 1 मिनट। सर टाइम हो गया आई थिंक सर। इसमें सबसे पहले लिखा है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें देना है इंट्रोडक्शन, इसमें इंट्रोडक्शन आपको बताना है इसमें कि इंट्रोडक्शन है क्या, किस तरह ह्यूमन डेवलपमेंट
और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इंटरलिंक्ड है। उसके अलावा फिर ये बताना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक सिक्योरिटी कैसे मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। फिर पाकिस्तान का ह्यूमन डेवलपमेंट थोड़ा सा बताना है आपको कि पाकिस्तान में ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, यहाँ के इंडेक्स क्या है, किस तरीके से चल रहा है यहाँ पे। फिर इसमें एक दो चीज़ें ग्लोबल इकोनॉमी को भी बताना है, लोकल इकोनॉमी को भी बताना है, और उसके अलावा फिर आपको बताना है कि पाकिस्तान के मनी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं। पाकिस्तान ने जो बोरो की है वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन से की है। जैसे एक तो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। तीसरी चीज़, अच्छा जब पाकिस्तान की क्रिएशन हुई इस वक्त जो वर्ल्ड थी वो 2 कैंप्स में बटी हुई थी। एक कैंप था कैपिटलिस्ट कैंप, दूसरा कैंप था सोशलिस्ट कैंप। हमारे यहाँ जो स्टील मिल लगी और उसके अलावा टेक्सटाइल हैवी इंडस्ट्री लगी, ये चाइना और सोवियत यूनियन एट दैट टाइम उनके ताउन से बनी। इनका जो मोड ऑफ मतलब हेल्पिंग आउट आपको लैंड करने का होता था वो होता था ये कोई भी चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करके देते हैं। दे डोंट गिव यू कैश अमाउंट, दे गिव यू इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अभी जैसे चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बन रहे हैं, ठीक है, CPEC ले लें, ठीक है, क्योंकि अभी रशिया की तो इतनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पाकिस्तान में नहीं है। जो थी वो स्टील मिल के हवाले से थी, वो स्टील मिल 100% सोवियत यूनियन ने लगा के दी थी। उसके अलावा आप लिखें लोन के इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं। इकोनॉमी पे हमारी, ठीक है, हमारे इकोनॉमी के साथ पॉपुलेशन पे क्या है, इंडस्ट्री पे क्या है, बैंकिंग सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर जो है हमारे उसमें क्या है। हाँ, बैंकिंग सेक्टर यानी सर्विसेज लिख लें, सर्विसेज सेक्टर। तीसरी चीज़ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। ठीक है, आपने इन पॉइंट पे सबसे पहले एक्सपाउंड करना है। इसके बारे में आपको डिटेल लिखनी है कि क्या है, कैसे है, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम क्या चीज़ है। आप जब तक सस्टेनेबिलिटी और ह्यूमन डेवलपमेंट को नहीं समझेंगे कि ये आपस में इंटरलिंक कैसे है, हमारी इकोनॉमी इसको कैसे कैसे हेल्प आउट कर रही है, कैसे इसके बारे में जो है सपोर्ट कर रही है, आप एबल नहीं होंगे कि इसके बारे में कोई भी चीज़ डिड्यूस कर सकें। अभी जैसे करंट सिनेरियो हमारा जो माइग्रेशन या जॉब नहीं है, जिसकी वजह से यूथ का माइग्रेशन पैटर्न सबसे ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट। हमारी इकोनॉमी अभी इस काबिल नहीं है कि जॉब्स क्रिएट हो कर सकें यहाँ पर। ग्लोबल इकोनॉमी में क्या क्या इम्पेडिमेंट्स हैं। मीन्स इम्पेडिमेंट्स क्या है, कोई बताएगा।
जी जी, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे यहाँ एक तो ये आप देखें साउथ ये चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी है। इसके बाद साउथ चाइना सी में जो ट्रैफिक फ्लो है एक वो इशू है। यूक्रेन रशियन वॉर एक ये इशू है, ठीक है। उसके अलावा इसी हवाले से हमारे पास क्या है कि यहाँ पर जो ये एक बर्डन है जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट मुतासर हो रही है, सही है। तीसरे ऑयल प्राइसेस, ये जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ रही है हर चीज़ की। जी, फॉरेन रेमिटेंस इसमें नहीं है, ये पॉइंट है। अच्छा, तीसरे अब इसमें अब यह हमने इकोनॉमिक के हवाले से लिखा, और भी इसमें ये इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सारे इसमें आते हैं। तीसरी एक जो चीज़ जो हमारे यहाँ आमतौर पे ऐसे आता है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से। इसमें जो आप प्रिपेयर करेंगे थीम वो करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, सोशल मीडिया, फेक न्यूज़, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। ये वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थीम है। देखें पैटर्न वही रहेगा जो आउटलाइन मैंने बताई थी। इंट्रोडक्शन के बाद फिर बॉडी में उसके किस तरह लिखना है, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, वो उसके बाद कंक्लूजन, उसके बाद रिकमेंडेशन। वे 100% बिल्कुल। क्या कह रहे हैं आप? सॉरी मैं सुन नहीं सका। जी जी, अब वो जो भी चीज़ें हैं आप ज़्यादा जानते हो अगर इसके बारे में, जो भी कि वेब जो टेक्नोलॉजिकल क्या क्या एडवांसमेंट हो चुकी है, इसके बारे में थीम प्रिपेयर करना है आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें, क्योंकि इस हवाले से आप अगर देखेंगे पिछले 5 इयर्स के एसेस तो आपको नज़र आएगा कि एक डिजिटलाइजेशन यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से, दूसरे ग्लोबल एक तो इकोनॉमी के हवाले से, तीसरा जो है गवर्नेंस और डेमोक्रेसी के हवाले से, चौथा सिक्योरिटी के हवाले से। ये तो समझ लें कि रीफ्रेज हो के ऑलमोस्ट हर ईयर रिपीट हुए हैं। उसके अलावा जेंडर पे भी हैं, बहुत सारे जेंडर पे भी लिखे हुए हैं, लेकिन आपको जो थीम प्रिपेयर करना है वो किसी 2-3 टॉपिक पर जिसमें आप समझते हैं कि आपको कमांड है, उस हवाले से आप इसको थीम प्रिपेयर करें। कि जिस तरह मैंने बताया आपको इंट्रोडक्शन और वो सारी चीज़ें जो आउटलाइन बताए गए उस पर 2500 से लेकर 3000 वर्ड तक के आपको ऐसे लिखना है, और इसको प्रैक्टिस करनी है विदिन 3 आवर्स, ठीक है। इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है कि इस पे 3 आवर्स के अंदर अंदर आप ये इसको कर लें।